वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन्स। तो कन्फर्मेशन ड्रा करने से पहले हमें कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसके बारे में पता होना चाहिए जो कि एल्केन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। जो कार्बन कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, सिमिट्रिकल। ठीक है, इसी सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि जब आप रोटेशन करोगे तो इस बॉन्ड डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक कार्बन को होल्ड कर लूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इस कार्बन को होल्ड कर लूँ, ठीक है, और दूसरा जो कार्बन है इसको क्या करूँ, रोटेट करूँ, तो क्या होगा, जो इस कार्बन एटम के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं उनकी पोजीशन में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा और एक नई स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो ये जो रोटेशन के बाद जो नई स्ट्रक्चर्स आती हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशन। ठीक है, तो हमने डिस्कस करनी है कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। तो यहाँ पर आपको इथेन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3 होती है। ठीक है, तो अगर हम इस कार्बन को क्या कर लें, पहले वाले कार्बन को होल्ड करें और ये दूसरे वाले कार्बन को क्या करें, अगर हम रोटेट करें तो इन हाइड्रोजन्स की पोजीशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा और जो नई स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो क्या होंगी, हमारी कन्फर्मेशन। तो जब भी हम रोटेशन करेंगे इस रोटेशन का बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम डेफिनेशन करेंगे पहले कन्फर्मेशन की। ठीक है, कन्फर्मेशंस को रोटेशनल आइसोमर्स या रोटामर्स भी बोलते हैं। तो जब हम रोटेट करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आएंगी। ठीक है, तो द इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम इन स्पेस विच रिजल्ट्स, जो किसके कारण आई हैं, थ्रू द रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन्हें हम क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशंस और रोटेशनल आइसोमर्स। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी रोटेशन होएगी तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में कोई भी फ़र्क। तो हमने +1 में डिस्कस करना है मेनली कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। तो दो टाइप के मेन अरेंजमेंट होंगे आपके इथेन में, एक तो स्टैगर्ड होगा और दूसरा होगा आपका एक्लिप्स। ठीक है, जैसे आपका इथेन है, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक कार्बन को आपने होल्ड करके रखना है और दूसरे कार्बन को क्या करना है, आपने रोटेट करना है। तो दो मेन अरेंजमेंट आएंगे आपके, स्टैगर्ड और एक्लिप्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से अरेंजमेंट है वो। ठीक है, बाकी जितने भी अरेंजमेंट आएंगे इन दोनों को छोड़ के उनका नाम होगा स्क्यू अरेंजमेंट। ओके, तो दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है कन्फर्मेशंस को शो करने के लिए, एक तो साहर्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो आपको अरेंजमेंट दिखाया गया है ये है आपका साहर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रंट वाला कार्बन है और ये आपका बैक वाला कार्बन है। ठीक है, तो इसको होल्ड करना है आपने और इधर वाले को क्या करना है, आपने रोटेट करना है। तो दो मेन अरेंजमेंट बताए हैं मैंने आपको। ठीक है, तो पहला तो आपका स्टैगर्ड होगा और दूसरा कौन सा होगा, एक्लिप्स। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा, जब आप सेकंड कार्बन को क्या करोगे, रोटेट करोगे। ठीक है, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो आप कहोगे कौन सा अरेंजमेंट आया, आपका स्टैगर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो स्टैगर्ड अरेंजमेंट कौन सा होगा, वो अरेंजमेंट जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसी तरह से जब आप रोटेट करोगे सेकंड कार्बन को, ठीक है, फर्स्ट कार्बन को होल्ड करके, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर भी आएगी जब हाइड्रोजन्स के बीच की दूरी कैसी होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन के बीच की दूरी मिनिमम होगी तो वो कैसा अरेंजमेंट होगा, आपका एक्लिप्स। तो दो मेन अरेंजमेंट हैं, जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तब स्टैगर्ड, और जब डिस्टेंस मिनिमम होगी हाइड्रोजन के बीच की तो
एक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होगा जब एक हाइड्रोजन बिल्कुल दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर होगा। ठीक है, तो इजी है बिल्कुल। सेकंड है आपका न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। ठीक है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन भी बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ भी दो कार्बन होंगे, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो तीनों हाइड्रोजन जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो है आपका फ्रंट वाला कार्बन, और ये जो आपका सर्कल है ये है आपका सेकंड वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन। ठीक है, एक बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से ये देखो, ये कौन सा अरेंजमेंट है, इट इज़ स्टैगर्ड। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था स्टैगर्ड अरेंजमेंट कौन सा होगा, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की दूरी कैसी होगी, मैक्सिमम। ठीक है, हमने फ्रंट वाले कार्बन को होल्ड कर रखा है, और जो पीछे वाला कार्बन है इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से जब फ्रंट वाले कार्बन का हाइड्रोजन और बैक वाले कार्बन का हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, उस समय इनके बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, मिनिमम, और वो अरेंजमेंट कैसा होगा, एक्लिप्स। ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी बताया है। अब इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच की जितनी भी अरेंजमेंट होंगी, ठीक है, उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे कौन सा अरेंजमेंट, स्क्यू अरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है ये कौन सा आपका स्क्यू अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये है आपके कौन सा प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब बात ये आती है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर दो एटम के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, ठीक है, तो उनमें रिपल्शन कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्योंकि दो एटम जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें रिपल्शन कैसी होगी, ज़्यादा होगी। रिपल्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो किस फॉर्म में मिनिमम डिस्टेंस है एटम्स के बीच में, एक्लिप्स। तो एक्लिप्स फॉर्म कम स्टेबल है। तो यहाँ पर देखिए स्टैगर्ड फॉर्म इट इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, देन कौन सी फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म, बिकॉज इन स्टैगर्ड फॉर्म द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम इज 310 पिकोमीटर विच इज मैक्सिमम। ठीक है, एंड इन एक्लिप्स फॉर्म द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम इज 229 पिकोमीटर विच इज लेसर देन 310 पिकोमीटर। तो इसका मतलब जो एक्लिप्स फॉर्म है, डिस्टेंस कम होने के कारण रिपल्शन ज़्यादा होगी और उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। हैंस इन केस ऑफ एक्लिप्स कन्फर्मेशन देयर इज मोर रिपल्शन, क्योंकि डिस्टेंस कम है, सीधी सी बात है, एंड मोर एनर्जी, हैंस लेसर विल बी द स्टेबिलिटी। द एनर्जी डिफरेंस, जो दोनों फॉर्म्स हैं स्टैगर्ड और एक्लिप्स, कितना डिफरेंस है, 12.55 किलो जूल पर मोल। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टैगर्ड फॉर्म को इतनी एनर्जी मिल जाए 12.55 किलो जूल, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्लिप्स में। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि दोनों की दोनों फॉर्म्स कैसी हैं, इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर 12.55 किलो जूल पर मोल एनर्जी आसानी से क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी डायग्राम है। ठीक है, तो इधर एक्स एक्सिस के अलोंग हमने एंगल ऑफ रोटेशन ले रखा है। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग हमने एनर्जी ले रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, मिनिमम। ठीक है, डिस्टेंस मिनिमम होगी तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एनर्जी कैसी है, ज़्यादा से ज़्यादा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये सेकंड कार्बन है, पीछे वाला कार्बन है, ठीक है, इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोटेट कर दिया हमने, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। ठीक है, 60 डिग्री हमने रोटेट करा। ठीक है, तो ये फॉर्म्स आ गई स्टैगर्ड फॉर्म। देखिए कौन सी फॉर्म है ये, स्टैगर्ड, विच इज स्टेबल। क्यों, क्योंकि अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस कैसी है, मैक्सिमम है। ठीक है, फिर 60 डिग्री पे अगर रोटेट करोगे आप इसको, तो ये फिर इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, 120 पे वही पोजीशन आ जाएगी आपकी एक्लिप्स वाली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब 120 है तो दोबारा अरेंजमेंट कैसा आ गया, एक्लिप्स। एक्लिप्स होते ही एनर्जी फिर बढ़ जाएगी,
फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो फिर कौन सी फॉर्म आ जाएगी, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में एनर्जी फिर कम हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो दोबारा कौन सी फॉर्म आ जाएगी, एक्लिप्स। फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे, स्टैगर्ड। फिर 60 रोटेट करोगे तो कौन सी आ जाएगी, एक्लिप्स। ये 360 डिग्री है, मतलब स्टार्टिंग वाली स्ट्रक्चर दोबारे आ जाएगी। तो ये आपस में क्या होती रहती है, कन्वर्ट भी होती रहती हैं। और एक्लिप्स फॉर्म जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो कम स्टेबल है, और स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होती है, स्टैगर्ड फॉर्म में ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या मिलती है, आपके मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है।